नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजो मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बात है 9 जनवरी की। 9 जनवरी को उत्तरी गोवा का एक होटल है, सोल बयान ग्रैंड होटल। इसमें एक सफाई कर्मचारी होटल की सफाई कर रहा था। जब यह स्टाफ होटल की सफाई करते करते वो कमरा नंबर 404 में जाता है तो देखता है फर्श पर कुछ खून के धब्बे थे। इसके बाद वो घबरा जाता है। इसके बाद तुरंत वो अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर आता है तो देखता है फर्श पर कुछ खून के धब्बे हैं। इसके बाद मैनेजर को थोड़ा डाउट होता है। इसके बाद वो तुरंत गोवा पुलिस को फ़ोन लगाता है। वहीं पास में एक कलिंगुड़ पुलिस स्टेशन है। वहाँ की पुलिस तुरंत वहाँ पर 5 मिनट में पहुँच जाती है। अब होटल का स्टाफ उस पुलिस को ये सारा मामला बताती है। पुलिस यह देखती है उस कमरे के अंदर कुछ खून के धब्बों के निशान हैं। पुलिस होटल वालों से पूछती है इस कमरे में कौन रुका था। होटल का स्टाफ बताता है इस कमरे में होटल का स्टाफ बताता है इस कमरे में सूचना सेठ नाम की एक महिला रुकी थी, जो कल रात में ही चेकआउट करके चली गई। इसी साथ होटल का स्टाफ बताता है उस महिला ने स्टेशन पे रात के 10 बजे फ़ोन किया और उसने कहा कि मुझे बेंगलुरु तक के लिए एक कैब चाहिए। वो महिला बेंगलुरु से आई हुई थी। आई तो वो फ्लाइट से थी, लेकिन वो कैब के लिए बोलने लगी। फिर हमने उससे कहा कि मैम, यहाँ से बेंगलुरु करीब 550 किलोमीटर दूर है। आप फ्लाइट से ही चली जाइए, पैसा भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। लेकिन उस महिला ने कहा कि मुझे कैब से ही जाना है। लेकिन हमें इस बात की कोई आपत्ति नहीं थी। हमने कैब को बुक किया और वो महिला करीब रात के 1 बजे चली गई। अब होटल का स्टाफ एक बात और बताता है। वो कहता है वह महिला अपने 4 साल के बेटे के साथ आई थी, लेकिन जब वो चेकआउट करके गई तो वो अकेली थी। पुलिस वालों को भी ये बात थोड़ी खटकती है। इसके बाद पुलिस उस होटल के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देती है। देखती है वो महिला 6 जनवरी को अपने बेटे के साथ आई और उसने चेक इन किया। और 6, 7, 8 जब भी वो गोवा में कहीं भी घूम के आती जाती तो अपने बेटे के साथ ही दिख रही थी। लेकिन जब उसने चेकआउट किया तो वो अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। पुलिस कहती है तुम लोगों ने ही कैब को बुक करके दिया है, कैब वाले का नंबर तुम्हारे पास होगा, उस कैब का नंबर दो। उसके बाद होटल का स्टाफ पुलिस को कैब का नंबर देता है। पुलिस कैब ड्राइवर को फ़ोन लगाती है और कहती है तुम्हारे साथ जो महिला बैठी हुई है उसे फ़ोन देना। वो कैब ड्राइवर महिला को फ़ोन देता है। पुलिस उससे पूछती है कि मैम, आप गोवा अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन आप गई अकेली हैं, आपका बेटा कहाँ है? वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती है मेरे कुछ यहाँ रिलेटिव रहते हैं, मैं अपने बेटे को वहाँ पर छोड़ के आई हूँ। मैं कुछ दिनों बाद फिर आऊँगी और अपने बेटे को लेकर जाऊँगी। अब पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं आपके रिलेटिव कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस देना। वो महिला एक एड्रेस लिखवाती है। अब पुलिस वालों को भी ऐसा लगता है कि शायद महिला सच बोल रही है, लेकिन पुलिस कहती है क्यों ना उस एड्रेस पे एक बार जाके देखा जाए। इसके बाद पुलिस अपने एक कांस्टेबल को उस एड्रेस पर भेजती है। कांस्टेबल उस एरिया में पहुंचता है और उस एड्रेस की तलाश करने लगता है। वो सारे घरों में देखता है और उस एड्रेस का पता लगाता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब वो अपने अफसर को फ़ोन करता है और कहता है इस एरिया में ऐसा कोई एड्रेस नहीं है, ये एड्रेस फेक है। इसके बाद पुलिस वालों के भी कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस इस मामले की जांच करना शुरू कर देती है। अब पुलिस उस कैब ड्राइवर को फिर से फ़ोन लगाती है और उससे कहती है ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम अभी कहाँ पहुँचे हो? वो कैब ड्राइवर कहता है कि मैं अभी कर्नाटका में पहुँच गया हूँ। कर्नाटका का एक इलाका है चित्रदुर्ग, मैं उस इलाके से गुजर रहा हूँ। पुलिस उस कैब ड्राइवर से कहती है इलाके का जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाओ और वहाँ पर मेरी पुलिस से बात करा देना इस नंबर पर। और साथ ही साथ पुलिस वाले कहते हैं अगर तुम्हें उस एरिया का पुलिस स्टेशन ना पता हो किसी लोकल से पूछ लो। अब वो कैब ड्राइवर चाय पीने के बहाने से उतरता है और वहाँ के लोकल से पूछता है यहाँ पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा है। लोकल से बताते हैं कि यहाँ पर एक आई मंगला नाम का पुलिस स्टेशन है, पास में ही है। ड्राइवर अपनी गाड़ी को भगाता है और पुलिस स्टेशन के अंदर लेके जाता है। इसके बाद वो अपनी कार से उतरता है और तुरंत भाग के पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और गोवा पुलिस को फ़ोन लगा देता है। कहता है कि सर, आप इनसे बात कर लीजिए। आई मंगला की पुलिस जब यह फ़ोन उठाती है
इधर से गोवा पुलिस कहती है कि सर हम गोवा से कलिंगुड पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, इस कैब में जो महिला है आप उसकी तलाशी ले लीजिए और साथ ही साथ उसकी बैग की तलाशी ले लीजिए। आई मंगला पुलिस उनकी बात सुनती है और वो कैब के पास जाती है और वहाँ महिला कांस्टेबल थी। वो उस महिला की तलाशी लेती है और साथ ही साथ बैग को नीचे उतारती है। जब बैग को नीचे उतारा जाता है तो उस महिला से इस बैग को खोलने के लिए कहा जाता है। महिला जब यह सुनती है इसके बाद वो घबरा जाती है। फिर भी पुलिस उस बैग को खुलवाती है। पुलिस देखती है बैग के ऊपर कुछ कपड़े रखे हुए हैं। जब कपड़ों को हटाया जाता है पुलिस वालों को होश उड़ जाते हैं। पुलिस देखती है बैग के अंदर एक 4 साल बच्चे के हाथ पैर को मरोड़ के बैग के अंदर ठूसा गया है। अब पुलिस तुरंत उस बच्चे को बाहर निकालती है और चेक करती है बच्चा जिंदा है कि मर गया है। लेकिन बच्चे को मरे काफी समय हो गया था। बच्चे के हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए थे। साथ ही साथ गोवा पुलिस को फोन लगाती है। गोवा पुलिस कहती है कि सर आप उस महिला को बैठा के रखिए और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप उस बच्चे को नज़दीकी सरकारी अस्पताल के मरचूरी में भेज दीजिए पोस्टमार्टम के लिए। इसके बाद आई मंगला की पुलिस उस बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और तब तक गोवा पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। गोवा पुलिस लोकल कोर्ट जाती है उस महिला की कस्टडी के लिए और उसे परमिशन मिल जाती है। अगर किसी को दूसरे के इलाके से गिरफ्तार करना हो तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन मिलने के बाद ही आप किसी को अपने इलाके में ले जा सकते हो। उस महिला को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। अब पुलिस वाले उस महिला से बहुत सारा सवाल करना चाहते थे कि आखिर उसने अपने 4 साल के बच्चे को क्यों मारा, या अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा, और वो महिला गोवा किस लिए आई थी। वह महिला गोवा पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है और उनके सारे सवालों का जवाब देना शुरू कर देती है। दरअसल उस महिला का नाम सूचना सेठ है। सूचना सेठ का नाम टॉप 100 पावरफुल वुमेन्स एआई एथिक्स में आता है। सूचना सेठ द माइंडफुल एआई लैब नाम की एक कंपनी चलाती है। वो उसकी सीईओ है, फाउंडर है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को बताती है। वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाती है। वो एक पावरफुल महिला है। वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप कर रखा है। उसके साथ मिलके वो अपनी कंपनी को चलाती है। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं पुलिस वालों को थोड़े होश उड़ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि इतनी पढ़ी लिखी महिला आखिर ऐसा काम कैसे कर सकती है। सूचना सेठ कोलकाता की है। पढ़ाई के बाद सूचना सेठ बेंगलुरु पहुंच जाती है और वहीं पर अपना काम शुरू कर देती हैं। और इसी बीच उनकी मुलाकात वेंकटेश रमन से होती है। वेंकटेश रमन केरल के रहने वाले हैं और वो भी एक बिजनेसमैन हैं। अब इनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। साल आता है 2010। दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों खुश रहते हैं। दोनों अपने काम में व्यस्त रहते हैं। दोनों ही बिजनेसमैन थे। धीरे धीरे समय बीतता है। शादी के 9 साल बीत जाते हैं। साल 2019 में इन दोनों को एक बेटा पैदा होता है और दोनों बहुत खुश रहते हैं। 2020 में कोरोना आता है और देश भर में लॉकडाउन लग जाता है। जब लॉकडाउन लगता है धीरे धीरे इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई झगड़े, इसके बाद इन दोनों के बीच में कड़वाहट बढ़ जाती है। क्योंकि शादी के 9 साल तक ये दोनों अपने काम में व्यस्त थे। एक दूसरे के साथ इतना समय नहीं दिया था। लेकिन जब सब कुछ बंद था और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, ये इसके बाद एक दूसरे से लड़ते झगड़ते कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है। बाद में 2020 में दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वेंकटेश रमन को अपने बेटे से बहुत प्यार था। अलग होने के बाद भी वेंकटेश रमन अपने बेटे से मिलने जब भी जाता, सूचना सेठ उसे मिलने नहीं देती। इसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं बेंगलुरु के फैमिली कोर्ट में और वहां पर दोनों अपनी तलाक की अर्जी देते हैं। साल 2023 आ जाता है और इन दोनों का फैसला आता है और इन्हें तलाक मिल जाता है। साथ ही साथ कोर्ट ये कहती है बच्चा सूचना सेठ के पास रहेगा, पर वेंकटेश रमन अपने बेटे से हर संडे को मिल सकता है। मतलब महीने में 4 बार 5 बार मिल सकता है। वेंकटेश रमन अपने बेटे की कस्टडी चाहता था, लेकिन कोर्ट अक्सर यह कस्टडी माँ को देती है बच्चे के पालन पोषण के लिए। संडे आता, वेंकटेश रमन अपने बेटे से मिलने जाता। वेंकटेश रमन अपने बेटे से मिलता, खुश रहता, उसके साथ खेलता, घूमने जाता, उसके साथ खाता पीता, पूरा अच्छे से समय बिताता था। वेंकटेश रमन को अपने बेटे से बहुत प्यार था। बच्चा भी उनसे बहुत प्यार करता था। वेंकटेश रमन बहुत खुश रहने लगा। उसे बस संडे का इंतजार रहता था अपने बेटे से मिलने के लिए।
बेटा भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था, वो भी संडे का इंतजार करता था। लेकिन यह सब देखकर सूचना सेठ को बहुत दुख होता है और वो अपने पति को इतना खुश देखकर उसके अंदर अपने पति को लेके इतना जलन भरा हुआ था, वो अपने पति को एक पल भी खुश नहीं देख सकती थी। उसका एक्स पति अपने बेटे से मिलने आता और वो खुश रहता। ये सब देख के सूचना सेठ बहुत परेशान होती और वो गुस्से से लाल हो जाती और लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि कोर्ट ने यह फैसला किया था कि वेंकटेश रमन अपने बेटे से हर संडे मिल सकता है। धीरे धीरे समय बीतता है और 7 जनवरी 2024 को वेंकटेश रमन को कहीं विदेश जाना पड़ता है अपने बिजनेस के सिलसिले में। इससे पहले ही वो सूचना को यह बात बता देता है। सूचना जब यह सुनती है इसके बाद वो एक खौफनाक प्लान बनाती है। सूचना सेठ 6 जनवरी 2024 को बेंगलुरु से फ्लाइट लेती है गोवा के लिए। वो गोवा पहुंचती है, वहां पर होटल में चेक इन करती है और अपने बेटे के साथ घूमती है फिरती है। लेकिन वो अपने पति को लेकर इतना गुस्सा थी, उसे खुश नहीं देख सकती थी। वो जब भी अपने पति को खुश देखती, वो अंदर से गुस्सा हो जाती। उसके अंदर इतना गुस्सा आता कि वो उसे खुश देखना ही नहीं चाहती थी। वो ये सोचती थी किस तरह से अपने पति को दुखी किया जाए, किस तरह से उसे तोड़ा जाए। फिर वो सोचती है उसका पति उसके बेटे की वजह से खुश रहता है। फिर वो एक खौफनाक प्लान बनाती है। वो 8 जनवरी 2024 की रात को अपने होटल के कमरे में अपने बेटे की हत्या कर देती है। यह सोचकर कि उसका पति अब उसके बेटे से मिल ही नहीं पाएगा तो कैसे खुश रहेगा। बाकी पुलिस वालों ने जब यह कहानी सुनी तो पुलिस वालों को यह मामला बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा इतनी पढ़ी लिखी महिला इस तरह से कैसे कर सकती है कि अपने पति को दुख पहुंचाने के लिए अपने बेटे की ही हत्या कर दी। उसे जरा सा भी मोह माया नहीं आई कि उसका 4 साल का एक छोटा सा बेटा है जिसे उसने जन्म दिया है, उसके साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है। बाकी वेंकटेश रमन को इसकी सूचना दे दी गई है। वेंकटेश रमन भी विदेश से निकल चुका है इंडिया के लिए। पुलिस इस मामले की और भी तरीके से जांच कर रही है। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।